राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। हरियाणा के 10 सीटों के लिए वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 25 मई को मतदान होना है, लिहाजा प्रचार के लिए सभी दलों ने ताकत झोंक दी है। उम्मीदवार हो या स्टार, सभी जी जान से प्रचार में जुटे हैं। आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा भी चुनाव की हर बात और रंग दिखा रहा है। तो हमारे खास शो चलो दिल्ली में आज गुरुग्राम से जेजेपी प्रत्याशी राहुल फाजिलपुरिया हैं। राहुल फाजिलपुरिया प्रचार में कितनी ताकत झोंक रहे हैं, हमारे हरियाणा ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा ने खास बातचीत की। देखिए। इंडिया न्यूज हरियाणा के सभी दर्शकों को राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा के खास कार्यक्रम चलो दिल्ली में आपका स्वागत है। और इस कार्यक्रम में आज हम पहुंचे हैं गुरुग्राम लोकसभा चुनावों को लेकर यूं तो राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। तमाम राजनीतिक दलों के उम्मीदवार अपने अपने चुनाव प्रचार में जुटे हैं। ऐसे में दिल्ली के इस सफर में संसद पहुंचने के इन दावों और वादों में तमाम उम्मीदवार लोगों के बीच जा रहे हैं। और ऐसे में जननायक जनता पार्टी के गुरुग्राम लोकसभा से उम्मीदवार राहुल फाजिलपुरिया, जो कि यूं तो राहुल यादव जो है राहुल फाजिलपुरिया के नाम से काफी फेमस हैं, गीत और संगीत की इंडस्ट्री से जुड़े, बॉलीवुड से जुड़े, लेकिन इस बार राजनीति में उन्होंने उम्मीदवार के तौर पर उतरे हैं गुरुग्राम लोकसभा से, जहां से तकरीबन 25.5 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। और राहुल फाजिलपुरिया की बात करें, उनके सामने बीजेपी से राव इंद्रजीत हैं, कांग्रेस से राज बब्बर हैं। ऐसे में राव इंद्रजीत और राज बब्बर के सामने राहुल फाजिलपुरिया, एक युवा चेहरा जो कि गुरुग्राम के ही फाजिलपुर के रहने वाले हैं, राहुल यादव, किस तरीके की है उनकी दिनचर्या, किस तरीके का है उनका चुनाव प्रचार और लोगों के बीच जाकर के क्या बात रखते हैं। दिल्ली चलो के इस सफर में आज हम आपको दिखाएंगे राहुल यादव उर्फ राहुल फाजिलपुरिया का चुनावी सफर। चलो दिल्ली के इस कार्यक्रम में राहुल यादव जी हमारे साथ हैं। राहुल यादव, जिन्हें आप राहुल फाजिलपुरिया के नाम से जानते हैं, यूं तो पहचान की अगर बात करें तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिलहाल क्योंकि अब राजनीति की ये शुरुआत है तो उसको लेकर के भी चर्चा करेंगे। राहुल जी, आप सबसे पहले तो इंडिया न्यूज हरियाणा के सभी दर्शकों की तरफ से आपको राम राम। नमस्कार। राम राम। हम बात कर रहे हैं आज दिन भर की, क्योंकि सबसे पहले तो राहुल फाजिलपुरिया के नाम से आपको यूं तो तमाम लोग जानते हैं, आपको चाहे वो बॉलीवुड हो, गीत संगीत, इस इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, लेकिन आज हम जो बात करने आए हैं वो करने आए हैं चुनाव को लेकर के। चलो दिल्ली का ये सफर, लोकसभा की आप तैयारी कर रहे हैं, उस चुनाव को लेकर बीच में आप लोग भी उतरे। चर्चा की शुरुआत भी इसी से करेंगे कि राहुल फाजिलपुरिया को, जिसको तमाम लोग जानते हैं, उनको राजनीति में क्यों आना हुआ? राजनीति में आने का हमारा कोई ऐसा मेन मोटिव था नहीं, और मेरे तो घर में आज तक कोई सरपंच भी नहीं रहा। लेकिन हम शुरू से, जब से हमने होश संभाला है, कहीं ना कहीं हम सोशल कामों में जुड़े हुए थे, कुछ ना कुछ सोशल वर्क करते रहते थे। तो जैसे कि बीच में किसान आंदोलन हुआ था तो उसमें हमने काफ़ी आवाज़ उठाई, गाने भी बढ़ाए, उसमें भी हमारे ऊपर मुकदमे लगाने की कोशिश करी। उसके बाद भाई सिद्धू मूसेवाले के साथ जो वो आपने देखा था, हमारी इंडस्ट्री से थे, उसके लिए हमने दबा के आवाज़ उठाई, उसमें भी कोई काम नहीं हुआ, हमारे धमकियाँ और आने लगी लोगों की। उसके बाद अही रेजिमेंट हुआ, तो अही रेजिमेंट के अंदर हमने प्रोटेस्ट किया था। अही रेजिमेंट की जो पूरी टीम थी उनसे जुड़े, हमारे ऊपर मुकदमा लगाया, थानों में डाल दिया। वहाँ उस दिन फील हुआ कि एक सामाजिक काम के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। और जो वहाँ पे बड़े बुजुर्ग थे, चलो हम तो जवान युवा थे, वहाँ पे 70 72 साल के बड़े बुजुर्ग थे जिनके साथ बदसलूकी करी गई, थाने में पटका रखा, ना खाने को दिया गया, गालियाँ दी गई। कुछ रेवाड़ी के युवा साथी थे जो बिलासपुर थाने में बंद थे, उनके साथ बदसलूकी हुई, उन्हें नंगा करके पीटा गया। तो उस दिन मेरे को एहसास हुआ कि जो राजनीतिक लोग थे वो तो कहीं ना कहीं अपना नाम किनारा करके निकल गए, और हमारे जैसे और जो बड़े बुजुर्ग थे ये परेशान हुए। तो मुझे लगा कि अगर कोई भी मुद्दे के ऊपर काम करना है, अगर उसके साथ अगर हमें उसके सॉल्यूशन निकालना है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक सहारा चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे प्रोटेस्ट करते रहे, पुलिस से पिटते रहे, फायदा नहीं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना राजनीति में जाके इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन निकालें। राजनीति में जाके अगर सॉल्यूशन की आप बात कर रहे हैं, मैं इसमें ये जरूर जानना चाहूंगा, जननायक जनता पार्टी के आप उम्मीदवार हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से आप हमने पहले भी उनके साथ देखा,
उनके कार्यक्रमों में। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं कि आप जब राजनीति में, हालांकि दुष्यंत चौटाला भी 25 साल की उम्र में पहले उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन आप जब राजनीति में आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी लाइन से पहले लोग राजनीति में नहीं है, इस फिल्म इंडस्ट्री से, गीत संगीत से बहुत लोग हैं, लेकिन एक समय के बाद तमाम लोग जुड़े हैं, वो राजनीति में भी आए और बहुत सारे एक ऐसे उम्मीदवार आपके सामने भी हैं। लेकिन आपकी तो उम्र मेरे ख्याल से 34 साल लगभग होगी, तो इस उम्र में राजनीति में आना तो उसमें भी असर पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ से उसमें भी आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं और दूसरा भी। मैं उदाहरण के तौर पर बताऊंगा, आप नई गाड़ी खरीदते हैं, नई बाइक खरीदते हैं, तो नई लेते तो पूरी स्पीड में चलती है, बढ़िया भागती है, बढ़िया एवरेज देती है ना। और जो धीरे धीरे बूढ़ी हो जाती है, जब पुराना मॉडल हो जाए, फिर वो काम भी कम लग जाती है, उसमें कभी खराबियां भी आने लगती है, मिस्त्री की ज्यादा खड़ी रहती है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि 25 से 50 तक की एक जो ड्यूरेशन है ये राजनीति के लिए बनी है, क्योंकि अगर राजनीति करनी, अगर आपको समाज सेवा करना है तो उसके अंदर मेहनत करनी पड़ती है, लोगों के काम करने पड़ते हैं, वो भाग भाग के दौड़ दौड़ के होते हैं। 50 के बाद तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी कोई बीमारी हो गई या थक गए या वो उतनी एनर्जी रहती नहीं, तो 50 पे तो रिटायरमेंट दे देनी चाहिए नेताओं को। कि ड्यूरेशन होना चाहिए कि इतने ड्यूरेशन के लिए आप नेता बनेंगे और काम करेंगे, क्योंकि काम करा जाता है जज्बे के साथ, सोच के साथ, एक एनर्जी के साथ, तो ये बेस्ट टाइम होता है। तो अब जब लोगों के बीच जा रहे हैं तो किस तरीके का बदलाव देख रहे हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि पहले की व्यस्तता और आज का रूटीन बहुत अंतर आया होगा। लाइफ तो बिल्कुल डिफरेंट है ये हमारी, में थोड़ा सा ग्लैमरस तो है ही, लेकिन उसके साथ ये था कि भाई अपने हिसाब से चलते थे, रिलैक्स थी, और जब जो मन मर्जी आया जब कर लिया। लेकिन राजनीतिक देखे तो ये एक बहुत ही सीरियस इंडस्ट्री मेरे को लगी, कि इसके अंदर, इस प्रोफेशन के अंदर अगर आप काम कर रहे हो तो आप अपने लिए, लोगों के लिए कर रहे हो, और लोग आपके लिए जो आपसे जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं एक भावना से जुड़ते हैं कि भाई हमारी समस्या ये पूरी करेगा। वो जो वोट करते हैं एक विश्वास के साथ करते हैं, अगर आपने उनके साथ विश्वासघात किया, काम नहीं किया, तो आप राजनीति के लिए बने नहीं। तो मेरे को इसमें आने के बाद ये पता लगा, जैसे कि हम विधानसभा में घूम रहे हैं, 9 विधानसभा है जिनके अंदर हमने देखा कि काम करने की भी बहुत आवश्यकता है, जिनमें कभी काम ही नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि आज तक ये आज़ादी नहीं हुए, आज भी गुलाम वाली जिंदगी वो जी रहे। जैसे नूह पुन्हाना, ताउडू, सोना, फिरोजपुर, झीरका, इनके अंदर तो ऐसा हाल है कि आज भी बच्चे के किलोमीटर से पानी पैदल जाके ला रहे, सिर पे टोकरी रख के ला रहे। शिक्षा के नाम पे जीरो है, एजुकेशन है ही नहीं, रोजगार नहीं है, हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज जीरो है। तो अभी बहुत काम करना है और उसके लिए पूरी एनर्जी चाहिए सर। तो अब किस तरीके से दिन की शुरुआत सुबह होती है और रात कितने बज जाते हैं इस राजनीति में? नाश्ता तो हम देख रहे हैं आप दलिये से इसी तरीके से चलता है सर। सुबह कोशिश रहती है कि कभी दूध दलिया, कभी राबड़ी, कभी अंगाकड़े, घर का जो बेस्ट खाया जाए, पेट भर के घर से निकले, क्योंकि 6 बजे उठ लेते हैं, 7-8 बजे निकलना पड़ता है, प्रोग्राम होते हैं बहुत। रात का नहीं पता लगता, कि कभी तो कोशिश होती है कि 12 बजे तक फ्री हो जाए, लेकिन होते होते 2-3 बजते हैं, और 2-3 बजने के बाद जैसे ही घर घुसते हैं कुछ मन नहीं करता, ना खाने का ना पीने का, सीधा बेड पे और सो गए। सुबह 6 बजे फिर आँख खुल जाती है, फिर पब्लिक से मिलना, जनसभाओं में जाना, ये रूटीन रहता है। चलिए, तो क्योंकि अगर बात करें लोकसभा की, अगर बात करें तो ऐसे में 9 विधानसभा और तमाम जगह कार्यक्रम, सुबह दिन की शुरुआत भी 4 और 5 बजे, रात के 12 और 1 बज जाना, ये तमाम दिन रहता ही है दिनचर्या। लेकिन आज की किस तरीके की दिनचर्या है, किस तरीके से लोगों के बीच जाते हैं? क्योंकि प्रतिदिन जो उनका कहना है 25 से 40 प्रोग्राम तक होते हैं, कभी 25, कभी 30, कभी 40। तो ऐसे में किस तरीके की दिनचर्या है, लोगों के बीच वादे और दावे, और क्या अपने क्षेत्र को लेकर सोचते हैं, तमाम चर्चाएं रखेंगे। और आज हम राहुल यादव जी के साथ इनकी दिन भर की जो प्रचार है आपको वो भी दिखाएंगे। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। हालांकि अब से पहले भी कई प्रोग्राम लगातार कवर करे, बहुत भीड़ तो साथ में जुट रही है, लोगों का आश्वासन भी, लोग भी साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन मुद्दे क्या हैं, चुनौती क्या है, इस पर भी जरूर चर्चा करेंगे। राहुल जी, अगर हम बात करें, मुद्दों की बात भी करें, चुनौतियों की भी बात करेंगे, सबसे पहले तो अब आप एक रोड मैप क्या बनाया है इस लोकसभा चुनाव को लेकर के? चुनाव में लड़ने आए, आपने तमाम बताया कि जरूरत क्यों पड़ी आपको आने की राजनीति में, लेकिन एक रोड मैप आपने प्राथमिकताओं के अनुसार भी बनाया होगा। मैं सर योजनाओं को लेके तो बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, जैसे जो पहले अनाउंसमेंट्स हुई हैं, करी हैं, उनके ऊपर काम आज तक कोई नहीं हुआ। जैसे कि 2009 के बाद तो मेट्रो का पिलर आगे ही नहीं बढ़ा है, और बोला गया था पूरे गुड़गांव में घुमाएंगे, मानेसर तक लेके जाएंगे, इधर सोमनाथ तक बात हो रही थी, लेकिन उन पर कोई काम ही नहीं हुआ। लेकिन जब मैं लोकसभा में घूमने लगा तो सबसे बेसिक चीज, जो एक आम परिवार जिसके लिए मेहनत करता है,
और जो उनका अधिकार भी है, जो उनका हक भी है। आज हम अपने बच्चों को स्कूलों में भेज रहे हो प्राइवेट में, जिसमें मोटी फीस देनी पड़ रही है, और सरकारी स्कूलों की हालत आपको पता ही है। तो मेरा सबसे पहले रहेगा कि सरकारी स्कूल जो होंगे वो प्राइवेट स्कूल से भी सुंदर बनाने, ताकि प्राइवेट स्कूलों के ताले लगे, ये जो डोनेशंस मांगते हैं, ये जो मोटी फीस लेते हैं, वो बंद हो। हर परिवार के बच्चे अपने गांव के स्कूल में जाए और उन्हीं के अंदर अच्छी पढ़ाई करें। उसके बाद हम काम करेंगे हॉस्पिटल्स पे। जो बेसिक नीड है आज के टाइम में, हॉस्पिटल में जाना हो तो सबसे पहले अपार्टमेंट्स भागेंगे या मेड सिटी भागेंगे अच्छा इलाज कराना हो। तो उनका आप लोगों को आज के टाइम में पता ही है, एक आम आदमी को तो कर्जा तक लेना पड़ जाए कोई बड़ी बीमारी या ऐसा कुछ हो जाए तो। मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे हॉस्पिटल्स बनाने जो हमारी सरकारी गवर्नमेंट है, कि उनके अंदर अच्छे डॉक्टर होंगे, अच्छी फैसिलिटीज होंगी, बड़ी लैब्स होंगी, अच्छी दवाइयां होंगी, और एक कम खर्च के अंदर एक आम परिवार, आम व्यक्ति, गरीब लोग अच्छा इलाज करा पाएंगे। उसके बाद आएंगे सर यूनिवर्सिटीज। अनाउंसमेंट हुई है, आज पॉलिटेक्निक की अनाउंसमेंट हो चुकी है, IIT की अनाउंसमेंट है। मैनेजमेंट हमारे यहाँ पे है ही नहीं, मैनेजमेंट के लिए अगर मैं बात करूँ तो गर्ल्स कॉलेज नहीं है। अनाउंसमेंट इनकी सबकी हो रखी है। यूनिवर्सिटीज हमने बना के देनी है, जिसमें हमारे बच्चे, हमारे जो भाई हैं, युवा है, वो पढ़ें। उसके बाद रोजगार की बात करेंगे कि आज के टाइम में कोई भी ऐसी बड़ी इंडस्ट्री नहीं, और जो है वो उठ के जाने लग रही है, मारुति जैसे भी ऐसे उठ के जा रही है। तो ये पूरा होता है कि एक आम परिवार को क्या चाहिए होता है, ये चाहिए होता है कि उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, कभी डॉक्टर की जाना पड़ जाए तो अच्छे हॉस्पिटल्स में चले जाए, उनके यूनिवर्सिटीज अच्छी हो, युवा आगे रोजगार हो। उसके बाद आती है योजनाएं। कहने का तो आज के टाइम में गुड़गांव दुबई से कंपैरिजन करा जाता है, लेकिन अगर आप गुड़गांव के अंदर जाके देखें, जो असली गुड़गांव वो ये है, उसके हालात आज आपको पता ही है क्या है। तो तमाम बातें तो आप रख रहे हैं समस्याओं को लेकर के, आप अपने रोड मैप की बात भी कर रहे हैं। आपके लिए जो प्रायोरिटीज आपने बात रखी है, इसके अलावा राजनीतिक तौर पे चुनौतियां किस तरीके की देखते हैं? चुनौतियां मेरे लिए तो कोई है नहीं। चुनौतियां हैं जिन्होंने राज किया है पिछले 20 साल से, जिन्होंने काम नहीं किए, जिन्होंने जनता के बीच में कभी गए नहीं, उनकी समस्याओं को समस्या ही नहीं माना, उन्होंने कभी उनसे मिलने की कोशिश नहीं करी। चुनौतियां उनके लिए कि अब की बार उनको जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि अब की बार युवा जाग चुका है, युवा अब की बार अपना हक मांग रहा है, उनको अपना अधिकार पता लग गया है। तो मैं तो बस ये कहना चाहूंगा कि चुनौतियों का सामना तो अब की बार विपक्ष को करना पड़ेगा। तो इसके अलावा आपके सामने हम बात कर रहे हैं तमाम क्षेत्र के मुद्दों को लेकर के, तो राव इंद्रजीत जो लगभग लगातार सांसद रहे, बीजेपी से भी 2 बार रहे, उससे पहले कांग्रेस से भी रहे, एक लंबा तजुर्बा, तमाम बातें वो करते हैं। उन्होंने कहा है कि विकास तो उन्होंने भी बहुत किया है, वो दावा कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि उन्हीं की एक वीडियो है, मैं देख रहा था, तो वो खुद ही कह रहे हैं कि हमने रोड बनवाए, और खुद ही वो नेक्स्ट डे एक वीडियो आ रहा है कि ये रोड नितिन जी ने बनवाए हैं। भी का है, कब से है इस तरह की समस्या? ये तो गांव तो बहुत पुराना है और बड़ा गांव है। ये जब से निगम ने जन्म लिया ना यहाँ पे, ये जब से ही है, और निगम को गांव ने कई बार सूचित किया, स्कूल की प्रिंसिपल ने भी किया, कई बार आंदोलन भी हुए, कमिश्नर भी आया, लेकिन कोई नहीं सुनता। MLA से भी बात हुई और सांसद से भी बात हुई है, सबसे बात हुई है, तो देख कर चले जाते, कोई काम नहीं करता। तो आपके यहाँ तो सांसद की बात करें, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, फिर भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करेगा। यहाँ सरकार ऐसी है कि जिसका कोई हिसाब नहीं, सब बनावटी बातें हैं ये। तो लगता है आप तो बात साइबर सिटी गुरुग्राम, एक ग्लोबल सिटी के आप उम्मीदवार हैं जेजेपी के। जी वोट मांगने आएगा एक बार 5 साल में, 5 साल में एक बार आए, उसके बाद नहीं पता उसको। बसई गांव भी है या और भी कोई गांव है, कोई मतलब नहीं है उसको काम से बस। तो ये तो ग्लोबल सिटी कहते हैं जिसमें घूम रहे हैं, जिसको ग्लोबल सिटी कहते हैं, जिसको साइबर सिटी कहते हैं, जिसको ये स्मार्ट सिटी कहते हैं, वो कहना चाहूंगा कि वो DLF का एरिया है, वो बिल्डरों का बना है। मैं दोबारा रिपीट करने के कहना चाहूंगा कि उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं। तो ऐसी चुनौतियों को से ही आपने लड़ना है, इनको दूर करने का उद्देश्य है। मैं कहना चाहूंगा कि ये ऐसी चीजें हैं, सबसे पहले इन पे काम। आज गांव के लोग अपने लोगों को छोड़ के शहर में भाग रहे हैं। आज गांव छोड़ने की नौबत क्यों आ रही है? मैं अपने पुराना घर छोड़ने की नौबत क्यों आ रही है? अपने लोगों को, अपने परिवार को, अपने साथ वालों को, जिनके साथ अपने जन्म लिया, हमारे साथ के बच्चे होते, जिनके साथ पूरी जिंदगी व्यतीत कर ली, आज गांव के हालात देखने के चक्कर में, क्योंकि ये जो ठेकेदारों के हाथ में पूरी लोकसभा दे रखी है, जो इसमें करप्शन है, 550 करोड़ का बजट होता है गुड़गांव में सफाई करने का। आप एक बार अंदाजा लगा सकते हैं पूरा गुड़गांव में घूम के कि 550 करोड़ कहाँ लगाए गए। आज सेक्टर में भागना पड़ता है कि भाई यहाँ साफ सफाई नहीं है, गाँव के अंदर सेक्टरों में भागो। अगर ये इतने ही अगर
कहते हैं कि भाई यहाँ कूड़ा डाल सकते हैं, गाँव के अंदर क्यों डालते हैं? एक बार मैंगोलियस के आगे, कैमेलियस के आगे डालें, 15 सेक्टर में डालें जो सांसदों की कोठी है, विधायकों की कोठी है, ये गाँव के अंदर डालते हैं कि भोले लोग हैं, इनको कोई भी दबा सकता है, इकट्ठे होंगे नहीं जल्दी से, बोलते नहीं है, जाओ गाँव के हर गाँव के कोने पर डाला हो, चौक के ऊपर। तो तमाम ऐसी ही चुनौतियां हैं लगातार। अगर बात करें लोगों से मुलाकात भी है तो ये बड़ी समस्याएं भी, और इन्हीं से दूर करने के लिए अगर बात करें तो सरकारी स्कूल के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? कहना चाहूंगा कि सरकारी स्कूल है जो मेरे सबसे मेन मुद्दा है, जिस पे कोई बात नहीं कर रहे थे, और अब तो बगल में ही आ गए। एक बार सरकारी स्कूल के भी हालात देखना चाहेंगे कि वहाँ पे क्या फैसिलिटीज हैं, क्या सरकारी स्कूल ऐसे ही होने चाहिए। तमाम चर्चाएं हैं, दिन भर का प्रचार और दिखाएंगे, ये तमाम समस्याएं भी लोगों के बीच है, और ऐसे में जब जाते हैं तो कहीं ना कहीं उम्मीदवारों को इनका भी सामना करना पड़ता है। तमाम लोगों की वो बातें भी रखनी पड़ती हैं जो चाहते हैं तमाम लोग अपने अपने जनप्रतिनिधियों से, कि उनसे उनकी भी अपेक्षाएं क्योंकि इन्हीं जनप्रतिनिधियों से ही रहती है। भाई सज्जन जी, भाई मोनू जी, बाबूजी नरेश जी, बाबूजी सुरेंद्र जी, भाई देवेंद्र जी, सम्मानित मंच, भाई तुषार जी, मैं आप सब लोगों का दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहता हूँ जिस गर्मजोशी से आप लोगों ने मेरा स्वागत किया, मेरा हौसला बढ़ाया, मुझे आशीर्वाद देने आए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे आशीर्वाद बनाए रखें। यहाँ पे भारी संख्या में युवा साथी आए, तो आप लोगों से बताने आया हूं कि आपका भाई एक बदलाव की लड़ाई लड़ रहा है, और इस बदलाव की लड़ाई में मैं आप लोगों का साझेदारी लेने आया हूं, आप लोगों को साथ जोड़ने आया हूं। चुनावी माहौल है, मैं बताना चाहूंगा, लेकिन विषय हार जीत का नहीं है, मेरे विषय है बदलाव लाने का। तो पिछले 20 साल के अंदर 36 बिरादरी ने, हर वर्ग ने, हर कौम ने, पूरे समाज ने इन्हें इतनी मजबूती से जिताने का काम किया है, और उसके बदले में उन्होंने आज हमें क्या दिया है। मैं पूछना चाहूंगा, देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन आज भी हमारे पास वो मूलभूत सुविधाएं नहीं है जिनका हमें हमारा हक है, जिनका हमारा अधिकार है। तो आप लोगों से विनती करना चाहता हूं कि एक बार अपने हक को तो पता करें, अपने हक की लड़ाई तो लड़े। हमें पता तो होना चाहिए कि हमारे अधिकार क्या है। आज हम अपने बड़े बुजुर्गों के दिए हुए, उनके करे हुए संघर्ष, उनके दिए हुए आशीर्वाद से आज अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, अच्छे अस्पतालों में इलाज करा लेते हैं। कि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मेरे युवा साथियों, कि अगर हमारे बड़े बुजुर्गों ने मेहनत ना करी होती, मीलों साइकिलों में जाके नौकरी ना करी होती, उस दोपहरी के अंदर अगर इन्होंने हल नहीं चलाए होते, तो आज हमारी जिंदगी नर्क जैसी होती। अगर हम सरकार पर निर्भर होते, तो आज सोचो हम सरकारी स्कूल में पढ़ रहे होते, जहाँ टूटे फूटे बिल्डिंगे, जहाँ टूटे फूटे बेंच, जहाँ पढ़ाने को मास्टर नहीं है, बैठने को कमरे नहीं है। आप लोग एक बार अंदाजा लगाए हो गरीब परिवारों का जिनके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, एक बार अंदाजा लगाओ आप लोग बीमार हो जाओ और प्राइवेट हॉस्पिटल में ना जाके सरकारी अस्पताल में चला जाओ, जहां देखने को डॉक्टर नहीं, दवाइयां नहीं है, जो है वो नकली, चेक करने के लिए कोई लैब नहीं। ये हमारे बड़े बुजुर्गों का संघर्ष है कि कभी सरकार के ऊपर निर्भर नहीं रहे, इन्होंने संघर्ष किया, आज हमें इस काबिल बनाया कि हम अपने पैरों पे खड़े, अच्छे कपड़े पहनते, अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं, अच्छा मोबाइल यूज कर रहे हैं। इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं, मैं बताना चाहूंगा। आज प्राइवेट स्कूल के अंदर जाते हैं तो एक मोटी फीस देनी पड़ती है कि नहीं पड़ती है? कुछ स्कूलों में तो एडमिशन भी नहीं होता, सिफारिश लगवानी पड़ती है कि नहीं? यूनिवर्सिटीज के अंदर डोनेशन देना पड़ता है। बड़े अस्पतालों में अगर इलाज कराना हो और कोई गरीब परिवार से हो, मध्यम परिवार से हो, कोई बड़ी सर्जरी करानी पड़ जाए तो कर्जा तक लेना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सरकार भी 5 करोड़ रुपए तो देती रहती है साल के साल सबको, कि जाओ अपनी लोकसभा में लगाओ, उनकी समस्याओं को दूर करो। आज हमारे पास पिछले 20 साल के कार्यकाल में 105 करोड़ रुपए की 100 करोड़ रुपए की लागत लग जानी चाहिए, लेकिन आज हमारे 100 करोड़ का वापस सरकार को लौटा दिए गए, ग्रांट वापस कर दी गई, हमारे ऊपर खर्चे नहीं गए।
मैं कहता हूं कि वो हमारा हक, हमारा अधिकार वापस सरकार को लौटाने वाले होते कौन है? तो आप लोगों से विनती करता हूं और कहना चाहता हूं कि हक और अधिकार की लड़ाई के लिए जोर लगाएं। और हक और अधिकार के लिए तो जोर लगाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है कि नहीं पड़ती? तो मेरे युवा साथियों, तो आप लोगों से कहना है कि एक बार एकजुट हो, इस संघर्ष की लड़ाई में मेरा साथ दो। मेरे बड़े बुजुर्ग आए हैं, मुझे आशीर्वाद दो, मुझे मजबूत करो। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, जो हमारी ये ग्रांट वापस गई है, अगर आप लोगों ने मुझे ये ताकत दी, आज जो आप लोगों ने पगड़ी पहनाई, मैं कहना चाहता हूं इसका मैं सम्मान कम नहीं होने दूंगा। और आप लोगों की आवाज इतनी मजबूती से देश की सबसे बड़ी पंचायत में रखूंगा कि जो हमारे 100 करोड़ वापस गए उन्हें 1000 करोड़ बना के लाऊंगा आप लोगों को 20 में। मैं बताना चाहता हूं, आज हमारी बहन बेटियां हैं, आज उन्हें शहरों में पढ़ने के लिए भेजना पड़ता है, कभी इंस्टीट्यूट में, कभी कॉलेज में, कभी स्कूलों में। किसी कारणवश वो शाम को लेट हो जाते हैं तो पूरे परिवार के हाथ पैर फूल जाते हैं। फूलते हैं कि नहीं फूलते हैं? संपर्क ना हो तो परेशान हो जाता है पूरा परिवार। सुरक्षित नहीं है, सुरक्षा के नाम पे गुड़गांव आज जीरो है। कहने को तो साइबर सिटी है, लेकिन मुझे तो एक क्राइम सिटी जैसा दिखने लगा है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि हर गांव के अंदर वो स्कूल बना के दिखाएंगे जिनके अंदर हमारी बहन बेटियां पढ़ेंगे, हमारे भाई पढ़ेंगे, और इन्हीं स्कूलों से वो डॉक्टर भी पढ़ के निकलेंगे, इंजीनियर भी पढ़ेंगे, आईएएस अफसर भी बनेंगे। इन प्राइवेट स्कूलों को ताले लगेंगे, प्राइवेट स्कूलों की तरफ कोई देखना पसंद नहीं करेगा। ऐसे सुंदर स्कूल हम पढ़ाएंगे और ये मुमकिन है मेरे युवा साथियों। इसके लिए कोई ज्यादा जोर भी नहीं लगाना, बस इसके लिए नीयत होनी चाहिए, सोच आनी चाहिए। आज जो अस्पतालों के हाल है, गुड़गांव 5 साल से टूटा हुआ अस्पताल देखता आ रहा है जिसमें पार्किंग बना दी गई। उसके जो बेड थे वो सेक्टर 10 में ट्रांसफर कर दिए गए। सेक्टर 10 के हॉस्पिटल के आप लोगों को अच्छे से हालात पता है। हमारे सीएम खट्टर साहब 67 में कॉलेज हॉस्पिटल बनना था, जिसका शिलान्यास भी कर गए थे, लेकिन आज तक वहां एक ईंट नहीं लगी। अनाउंसमेंट है गुड़गांव के अंदर, काम एक भी नहीं। लेकिन मैं वादा करता हूं, अगर ये ताकत हमारे पास आती है, आप लोगों के पास आती है, तो मेड सिटी आर्टेमिस से सुंदर हॉस्पिटल बनेंगे। इन आर्टेमिस जैसे हॉस्पिटलों में ताले लगेंगे और हम कम खर्च के अंदर बड़ी से बड़ी बीमारी, चाहे कितनी बड़ी सर्जरी हो, इन्हीं अस्पतालों में इलाज कराएंगे और ज्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। मैं तो आप लोगों से साथ मांगने आया कि जो ये नेता घमंड में चूर बैठे, जिन्हें वहम रहता है कि हम शाही महल में बैठेंगे, एक फरमान जारी करते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, अब की बार इनका वहम चूर करना है, इनका घमंड चूर करना है। इन्हें ये बताना है कि जनता जिस काम के लिए आप लोगों को चुनती है वो काम करना पड़ेगा। ये जनता जिस उम्मीद के साथ आप लोगों को चुनती है उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना पड़ेगा, सुख दुख का साथी बनना पड़ेगा, हमारी हर समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा। आज गांव के लोग गांव छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, शहरों में जाके शिफ्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? अरे बचपन पूरा गांव में निकाल दिया, अपने बड़े बुजुर्गों को, साथियों को छोड़ के जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि आज गांव की बदतर हालत है। आज गांव के हर कूड़े के ऊपर कूड़े के ढेर लगा दिए गए। आज गांव के अंदर कोई सुविधाएं नहीं है। अगर सीवर की बात करें तो जहां पे 2000 आदमी है वहां 500 के हिसाब से सीवर डालते हैं, फिर वो ओवरफ्लो होते हैं। 2-4 घंटे की बारिश होती है, गोडे गोडे पानी होता है। आज कितनी बीमारियां फैल रही है। मेरे युवा साथियों, जागने का समय। हम जो हाउस टैक्स दे रहे हैं, जो प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं, जो रोड टैक्स दे रहे हैं, वो हमारी सुविधाओं के लिए दे रहे हैं, नेताओं के खर्चे के लिए नहीं, इनकी सुविधाओं के लिए नहीं, इनके बच्चों साफ कर दिया है। मोदी को थोड़ी पता है अस्पताल नहीं, मोदी जी को थोड़ी पता है कि आपके सरकारी स्कूल नहीं है, मोदी जी को थोड़ी पता है कि 2-4 घंटे की बारिश में आपके किससे भी जिता के देखिए, बीजेपी से भी जिता के, प्रधानमंत्री बनने से नहीं। आपकी बात को बदलाव चाहिए कि नहीं चाहिए?
राहुल जी, अगर हम बात करें, हाँ, आपके साथ जो उम्मीदवार के तौर पर हैं, एक तरफ तो है राजा राव इंद्रजीत सिंह, लगभग लगातार सांसद हैं, बीजेपी में भी रहे, उससे पहले कांग्रेस में भी रहे। दूसरी तरफ कांग्रेस से राज बब्बर, जो कि आपकी ही इंडस्ट्री से, जिससे आप हैं, उसी से वो भी जुड़े हुए हैं, और राव इंद्रजीत अहिरवाल से जुड़े हुए हैं। इन दोनों से किस तरीके से चुनौती मानते हैं, इन दोनों के काम को कैसे देखते हैं? सर, चुनौतियां उनके लिए, जो राव इंद्रजीत सिंह है, राजा साहब है, समस्या उनके लिए होने वाली है। आज पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि इस 20 साल के अंदर उन्होंने क्या। उन्हीं के खुद के गांव जिन्होंने गोद लिए हुए थे, खरखड़ा जैसे, आज वो गांव के लोग उन्हें काला झंडा दिखा रहे हैं। आपकी मीडिया के माध्यम से मैंने देखा, आज 15 गांवों की पंचायत हो रही है लोकसभा चुनाव के बहिष्कार के लिए, वो सिर्फ उनकी वजह से कि जो सुविधा उन गाँव के लोगों को चाहिए थी आज तक नहीं मिली, पिछड़े हुए गाँव उन्होंने बना के छोड़ दी। तो चुनौतियाँ उनके लिए होने वाली है, लोगों का जवाब उन्होंने देना है। मैं तो लोगों को जाके जागरूक कर रहा हूँ, बातें बता रहा हूँ जिससे उन्हें पता लग रहा है। आज धर्मपुर गांव के अंदर मैंने युवाओं को वो बातें बताई है जिससे अवगत नहीं थे। अब की बार मुझे लगता है कि इस गांव में अगर उनका आना हुआ तो मेरे युवा साथी खड़े होकर जवाब मांगेंगे कि ये मेरे स्कूल का है, हमारी यूनिवर्सिटीज का है। राव इंद्रजीत तजुर्बे की बात कर रहे हैं, राजनीतिक तजुर्बे की बात कर रहे हैं, उनको उस राजनीतिक तजुर्बे को कैसे कहेंगे? वो लोगों के बीच में बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ राजनीति करने के लिए तजुर्बा नहीं, समाज सेवा का भाव होना चाहिए। हमें समाज की सेवा करनी, राजनीति तो सहारा होता है कि जो हमने आवाज उठा रहे हैं वो राजनीति के सहारे से मजबूती से अपना काम कर पाए। जिसके अंदर ये भाव ही ना हो, काम करना ही ना चाहे, तो उसका क्या, वो अब स्टेज से कह रहे हैं कि जो पिछले कार्यकाल में मैं काम नहीं कर पाया 5 साल में कर दूंगा। अब 20 साल की कमी 5 साल में कैसे पूरी कर देंगे? अभी तक हम गुरुग्राम की बात करें तो त्रिकोणीय मुकाबला देखा जाता है। एक तरफ जननायक जनता पार्टी से आप, दूसरी तरफ बीजेपी, तीसरी तरफ कांग्रेस। कांग्रेस के उम्मीदवार राज बब्बर की भी बात करेंगे, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रहे, हालांकि इससे पहले आगरा से भी वो सांसद रहे, लोकसभा के, राज्यसभा से भी रहे, हरियाणा में अभी आए हैं, गुरुग्राम लोकसभा से उम्मीदवार बनाया गया है। मैं कहना चाहूँगा राज बब्बर साहब अच्छे एक्टर हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ, हमारे आदरणीय हैं, लेकिन उस लोकसभा से अवगत नहीं है, उन्हें यहाँ की समस्याएं नहीं पता है। वो बाहर के, वो शायद कांग्रेस पार्टी ने एक चेहरा बना के भेज दिए हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा यहाँ की लोकसभा को यहाँ का बेटा चाहिए, यहाँ का आदमी चाहिए जिसको इस समस्या का पता हो। मैं यहाँ ही गाँव का हूँ, हर समस्याओं से संघर्ष करके जूझ के आगे निकला हूँ, मेहनत करके आज नाम बनाया है। तो मैं तो चाहूँगा कि जनता अब की बार इसका निर्णय खुद ले कि उन्हें अपना बेटा चाहिए या बाहरी चाहिए, और राजा चाहिए जिससे 20 साल से राजशाही चलाई है और हमारा कोई काम नहीं। तो किस तरीके का समर्थन आपको मिल रहा है, ये प्रश्न जरूर जानना चाहेंगे। समर्थन आपके सामने, आप जहाँ पे भी जा रहे हैं, लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आ रहे हैं, हौसला बढ़ा रहे हैं, बैठ के बातें सुन रहे हैं। और जो मैं बातें कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि आप लोगों का अधिकार है कि अगर मैं कहीं गलत बोलता हूँ तो मुझे बीच में रोके। जो मैं वादे कर रहा हूँ, मैं हवा में नहीं कर रहा, मैं ये काम कर सकता हूँ इसलिए मैं वादे कर रहा हूँ। मैं तो नहीं कह रहा कि मैं आपके घर के आगे से मेट्रो निकाल के ले जाऊंगा, आपके घर के आगे मैं फ्लाईओवर बनाऊंगा। ऐसे झूठे वादे पुराने समय में हो चुके हैं कि पुराने गुड़गांव में मेट्रो आएगी, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स आएंगे। आस पास के गाँव है जहाँ पे रेल फाटक है, वहाँ पे अंडरपास नहीं है, उसकी वजह से आसपास के गाँव कितने परेशान हैं। आज गांव के अंदर शीवर की वजह से कितनी परेशानी है। नगर निगम को नरक निगम का नाम दे दिया गया है। मैं अगर गिनवाने लगूंगा तो घंटों लग जाएंगे सर। राहुल यादव, राहुल फाजिलपुरिया के नाम से और जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार लगातार आज हमने आपको उनका चुनाव प्रचार भी दिखाया, तमाम कार्यक्रम दिखाए, किस तरीके से वो लोगों के बीच गए, अपनी बात रख रहे हैं। हालांकि उनके सामने कांग्रेस के उम्मीदवार राज बब्बर हैं, बीजेपी से राव इंद्रजीत है, उनको लेकर के उन्होंने तमाम अपनी बातें भी रखी कि किस तरीके से उन तमाम जो उम्मीदवार है दूसरे, वो उनके ऊपर राहुल फाजिलपुरिया अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, मजबूती का दावा कर रहे हैं। फिलहाल चलो दिल्ली के इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन कहीं जाइएगा मत, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।